हेलो बच्चों, आप सभी का मेडिकल बाबा के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, जो पिछला चैप्टर आपका था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसे हम पढ़ चुके थे। आज हम क्या करने जा रहे हैं, अगला चैप्टर 15, ठीक है, यानी 15वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। क्या है? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक। अब ये बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन क्या है, इसे हम समझते हैं। ठीक है, इसे बोलेंगे हम शारीरिक द्रव एंड परिवहन बोल सकते हैं। पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसे हम पढ़ते क्यों हैं, आखिर क्या जरूरत पड़ी इससे, और ये कैसे काम करता है हमारे बॉडी में। आपको पता ही होगा कि हमारे पास क्या होता है, सेल है। सेल मिलता है तो क्या बनाता है, टिश्यू बनाएगा ना, और टिश्यू मिलेगा तो फिर क्या बनाता है, टिश्यू के बाद ऑर्गन, और ऑर्गन मिलेगा तो क्या बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। और इसी ऑर्गन सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम पढ़ते हैं, जिसमें से पहले हम लोग पढ़े होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि अब आपके सिलेबस में है नहीं। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब ये है कि जैसे हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर हम क्या कर दिए, उसे जलाया गया, यानी खाना खाया गया, पचाया गया, पचाने के बाद उसे बर्न किया गया, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन किया गया। फिर वहां से अब जो न्यूट्रिएंट्स निकले हैं, उस भोज्य पदार्थ से जितनी भी न्यूट्रिएंट्स निकली हुई हैं, उसे हमें क्या करना है, सेल के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाना ना। अब यहाँ बर्न नहीं किए, पहले खाना खाया गया, फिर ये ऑक्सीजन पहुंचाया गया। अब हमें क्या करना है, सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा जो हमारे पास भोज्य पदार्थ है उसे सेल तक पहुंचाएंगे। अभी कोशिका तक हम लोगों ने क्या पहुंचाया, ऑक्सीजन। अब यहाँ किसको पहुंचाने जा रहे हैं, C6H12O6, मतलब ग्लूकोज को पहुंचाएंगे। फिर ये बर्न करेगा और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O रिलीज होगा। यानी आपके शरीर में किसी भी पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जिस परिवहन सिस्टम की जरूरत पड़ती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। और आपके सिलेबस में उसे क्या कहते हैं, चैप्टर के नाम से दिया गया है, जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। यानी इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, पूरा डिटेल में ये देखेंगे कि हमारे शरीर में कौन कौन सा फ्लूइड पाया जाता है, कौन कौन से ऐसे द्रव हैं जो हमारे शरीर में जो कुछ भी होता है उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो खास करके जो होता है फ्लूइड, वो है ब्लड और लिम्फ। दो फ्लूइड हमारे शरीर में पाया जाता है, एक लिम्फ होता है और दूसरा ब्लड होता है। ठीक है। एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर आगे इसका सर्कुलेशन कैसे होता है, आखिर इतने बड़े शरीर में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, हर सेल के पास ब्लड को पहुंचाना ना, वहां पर उस ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन को पहुंचाना, फिर यहाँ से CO2 को ले जाना, वहां खाना पहुंचाना, जो कुछ भी अपशिष्ट पदार्थ है उसे फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा शरीर से बाहर निकालना, ये सब सारा काम कौन करेगा, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस जो भी हमारे पास फ्लूइड है, यानी लिम्फ और ब्लड है, वो शरीर में क्या करते रहते हैं, सर्कुलेट करते रहते हैं। तो इतने बड़े सिस्टम में, इतने बड़े बॉडी में सर्कुलेशन के लिए क्या चाहिए, उसे कुछ फोर्स चाहिए, और उस फोर्स को प्रोवाइड कराता है कौन, हार्ट कराएगा। कौन? हार्ट जो होता है, आपका हृदय जो होता है वो, यानी दिल, हृदय ही क्या करता है, ये जो हमारे पास फ्लूइड होते हैं, कौन, लिम्फ और ब्लड, ये दोनों के दोनों क्या, लिम्फ और ब्लड का सर्कुलेशन पूरे बॉडी में कौन करवाता है, हार्ट करवाता है। ठीक है। जो हमारे आपके पास क्या है, हार्ट है, यानी हृदय है, वही करवाएगा। यानी जो हृदय है एज ए पंप की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करेगा, पंप, यानी मोटर की तरह काम करता है। और ब्लड और लिम्फ को उससे पर्टिकुलर ऑर्गन यानी टारगेट अंग तक पहुंचाने का काम करता है। हम यहाँ ये भी समझेंगे कि धमनी क्या है, सिरा क्या है ना, आर्टरी क्या होता है और वेन्स क्या होता है। हार्ट क्या है, जो हार्ट है,
हार्ट जो है उस हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, मस्कुलर हार्ट है या कैसा न्यूरोजेनिक है, मायोजेनिक है, किस टाइप का हार्ट है, कार्डियक साइकिल क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। इसी चैप्टर में हम लोग ईसीजी के बारे में भी पढ़ लेंगे, तो उसके बारे में ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो कि मशीन का नाम ग्राफ होता है, जो प्राप्त होता है उसे ग्राम बोलते हैं। ईसीजी के बारे में भी पढ़ेंगे और हार्ट के बारे में तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे। एंड जो भी आपके पास क्या होती हैं, वेसल्स होती हैं ना, लिम्फ के लिए लिम्फ वेसल पढ़ा जाएगा, ब्लड के लिए आर्टरी, धमनी, आर्टेरियोल, वेन्योल ना, ये सारा चीज पढ़ लिया जाएगा। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे क्या, सर्कुलेशन से रिलेटेड जो कुछ भी डिसऑर्डर्स होता है वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक, तो बताओ इस पूरे चैप्टर को क्या, जो हमारे पास पूरा चैप्टर है इसे मेनली कितने भागों में बांट दिया गया है, दो। एक तो बॉडी फ्लूइड है और दूसरा क्या है, सर्कुलेशन। यानी पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि हमारे शरीर में कौन सा फ्लूइड बहता है, कौन कौन से फ्लूइड, और फ्लूइड मतलब द्रव, कौन कौन से ऐसे द्रव हैं जो हमारे बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। तो वो कौन कौन है, एक तो ब्लड है और दूसरा क्या है, लिम्फ है। तो इस चैप्टर की शुरुआत में पहले हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में पढ़ेंगे कि किससे मिलकर के वो बना है और क्या क्या चीजें वो करता है, इसके बारे में जानेंगे। और दूसरा हमारे पास आता है लिम्फ, क्या आएगा, लिम्फ, यानी लिम्फ के बारे में। अच्छा, ब्लड में ब्लड ग्रुप भी हम लोग पढ़ लेंगे, RH फैक्टर पढ़ा जाएगा एंड कोगुलेशन पढ़ा जाएगा। ब्लड क्या है ये जाना जाएगा, ब्लड का क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट हम जानेंगे, उसके कंपोनेंट के बारे में जानेंगे, कितने टाइप का होता है ये जानेंगे, ब्लड ग्रुपिंग जानेंगे, RH फैक्टर जानेंगे और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड से रिलेटेड इतने टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ लेंगे। आगे हमें मिलेगा लिम्फ, लिम्फ के बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेंगे, किसके बारे में, लिम्फ के बारे में। उसके बाद फिर आता है सर्कुलेटरी पथवे, आखिर ये सर्कुलेशन कैसे कैसे होगा, सर्कुलेटरी पथवे में जो लोअर है उनमें कैसा सर्कुलेशन होता है और जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनमें कैसा सर्कुलेशन होता है। फिर एट लास्ट हम पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उसके बारे में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा जाएगा। और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले हार्ट के बारे में पढ़ोगे, इसके बारे में हार्ट के बारे में पढ़ा जाएगा, उसके कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ा जाएगा, ईसीजी के बारे में पढ़ा जाएगा, फिर डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा जाएगा एंड रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, कैसे कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। जैसे हम लोग पढ़े थे ना, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में भी पढ़े थे, रेस्पिरेशन का रेगुलेशन कैसे हुआ था ये भी पढ़े थे। यानी यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल का क्या रेगुलेशन, और लास्ट में क्या पढ़ा जाएगा, डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो समझ में आया चैप्टर, आपको समझ में आया कि नहीं आया। पहले हमें फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप के फ्लूइड है हमारे पास, दो, कौन कौन, एक लिम्फ और एक ब्लड। ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ेंगे, ब्लड में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। फिर ब्लड के क्या, ब्लड ग्रुपिंग पढ़ लेंगे, RH फैक्टर पढ़ लिया जाएगा एंड कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड कैसे जमता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। लिम्फ के बारे में हम पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर सर्कुलेटरी पथवे के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है। कार्डियक साइकिल के बाद फिर हम लोग क्या पढ़ लेंगे, फिर अगर देखा जाएगा डिसऑर्डर एंड क्या, डिसऑर्डर के पहले पढ़ा जाता है रेगुलेशन ना, रेगुलेशन ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ईसीजी के बारे में, डबल सर्कुलेशन, ठीक, फिर लास्ट में डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये सारा चीज हम पढ़ेंगे किसमें, इस चैप्टर में। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा इस चैप्टर का, जो पहला पार्ट है वो क्या है, फ्लूइड के बारे में। तो कौन कौन से फ्लूइड हमारे पास पाए जाते हैं, एक ब्लड होता है, दूसरा लिम्फ होता है, ठीक है। ये चैप्टर क्यों पढ़ा जा रहा, ताकि हमारे शरीर में जितना भी क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स या अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उन्हें क्या किया जाए, शरीर में मूवमेंट कराया जाए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाए, जो हमारे लायक हो उसे यूज किया जाए और जो खराब है उसे फिर रिमूव किया जाए, ठीक है। तो चलो देखते हैं, अब शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का। तो पहले आपको यही बताया गया, कह रहे हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि सभी लिविंग सेल को न्यूट्रिएंट्स O2 और दूसरे इसेंशियल सब्सटेंस की आवश्यकता पड़ती है। क्या कह रहे हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि सभी लिविंग सेल को किसके, न्यूट्रिएंट्स यानी ऑक्सीजन और दूसरे इसेंशियल सब्सटेंस की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। और जो वेस्ट एंड
हार्मफुल सब्सटेंस बनते हैं उन्हें लगातार बॉडी से क्या किया जाता है, बाहर निकालना भी पड़ता है, जिससे टिश्यू कैसा रहे, हेल्दी रहे ना। जैसे टिश्यू कैसा होगा, हेल्दी होगा। तो कह रहे हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि सभी लिविंग सेल्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और एसेंशियल सब्सटेंस की आवश्यकता पड़ती है, और जो वेस्ट एंड हार्मफुल सब्जेक्ट क्या होता है, सब्सटेंस होता है, उन्हें लगातार बॉडी से क्या करना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है। तो समझ में आ रहा है, ये है कि ठीक, ये कह रहे हैं कि शरीर में जितनी भी सेल है वहां तक क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को पहुंचाना पड़ेगा, और वहां जो भी क्या है हार्मफुल सब्सटेंस है उसे फिर अपनी बॉडी से रिलीज भी करने के लिए उसे कहां तक, एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन होगा वहां तक ले जाना पड़ेगा। इसीलिए सेल से और सेल तक इन सब्सटेंस की मूवमेंट के लिए प्रभावी मैकेनिज्म का पाया जाना क्या है, आवश्यक है। क्या कह रहे हैं कि इसीलिए सेल से और सेल तक इन सब्सटेंस, मतलब सेल तक हम किसी प्रकार को ले जाएंगे, फिर वहां से उसे शरीर से बाहर निकालेंगे, और ये सब किसके द्वारा होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ही पॉसिबल है। इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग अलग ग्रुप के एनिमल में अलग अलग मेथड पाए जाते हैं, जैसे कि स्पंज और सिलिंड्रेटा। कौन, स्पंज और सिलिंड्रेट जैसे कि सिंपल ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी कैविटी के द्वारा अपनी ही सराउंडिंग से लिए गए वाटर को सर्कुलेट करते हैं, जिससे सेल के बीच आवश्यक सब्सटेंस का लेन देन हो जाता है। तो स्पंज और सिलिंड्रेट होते, वो क्या करते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का फ्लूइड नहीं होता, ये यही अपने बॉडी सराउंडिंग से क्या लेते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और उसी के द्वारा वो अपना सर्कुलेशन करते हैं। जैसे आप पढ़े थे ना, ऑस्टिया के द्वारा वाटर अंदर जाता है, फिर स्पॉन्जोसेल में जाता है, स्कूलम के द्वारा बाहर जाता है। तो ये सब किसके द्वारा होता है, स्पंज में ये सारी चीजें पाई जाती हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में इन मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेशल फ्लूइड का उपयोग करते हैं। ठीक, अधिकतर हायर ऑर्गेनिज्म इस पर्पज के लिए एक बहुत ही कॉमन बॉडी फ्लूइड, जिसे क्या कहते हैं, ब्लड। तो ज्यादातर जो जीव होते हैं वो ब्लड का ही यूज करेंगे, किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन मीडियम के लिए, माध्यम के लिए, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। जैसे हमें अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, या तो हम साइकिल का यूज करते हैं, बाइक का यूज किया जाता है, या फिर ऑटो का यूज करोगे, बस का यूज करोगे, तो ये सब के सब क्या है, परिवहन विभाग है आपके लिए। परिवहन यानी एक तरीके का मीडियम है, एक तरीके के लिए आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। ऐसे ही हमारे शरीर में किसी भी सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए क्या होता है, ब्लड होता है। क्या होगा, ब्लड, यानी उसे ब्लड में घोल दो, वो तुरंत पहुंचा देगा। एक दूसरा बॉडी फ्लूइड भी है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लिम्फ। ये लिम्फ भी क्या करता है, सब्सटेंस को पहुंचाता है एंड उसे क्या रिमूव कराने में भी हेल्प करता है। कह रहे हैं कि एक दूसरा बॉडी फ्लूइड लिम्फ भी कुछ सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कराता है, यानी लिम्फ भी क्या कराएगा, आपके बॉडी में कुछ सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन जरूर करवाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड के बारे में। इसके बारे में, ब्लड जिसे हम रक्त बोलते हैं, रुधिर बोलते हैं ना, लहू बोलते हैं, ये सारा चीज किसका नाम है, ब्लड का। खून, आप सिंपल भाषा में क्या बोलोगे, खून। कह रहे हैं कि ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। जब आपको टिश्यू पढ़ाया गया होगा उसी में आया होगा कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड, बोन ना, तो उसी में ये ब्लड क्या है, एक तरीके का स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो फ्लूइड मैट्रिक्स यानी प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर बना हो। किससे मिलकर के बनेगा, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट, यानी जो हमारे पास ब्लड होगा वो कितने चीजों से मिलकर के बनेगा, फ्लूइड और अरे किससे, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर के बनता है। यानी अगर हम यहाँ लिख दें, ये हमारे पास ब्लड हो गया, और ब्लड के कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट, यानी ब्लड मेनली कितने पार्ट से मिलकर के बनता है, 2 पार्ट से मिलकर के बनता है। ठीक, अब वो 2 पार्ट कौन कौन है हमारे पास, एक है प्लाज्मा, क्या है, प्लाज्मा, और अगला आपको क्या मिलेगा, फॉर्म्ड एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट, ये आपको मिल जाएगा। यानी खून के अंदर, रुधिर के अंदर
मेनली कितनी चीजें होती हैं? दो। एक क्या होता है? प्लाज्मा, और एक क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट। तो पहले हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम किसके बारे में? फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा देखो क्या है, कह रहे हैं कि प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर्ड है। किस कलर का है? स्ट्रॉ ना। ये स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड होता है जो ब्लड का 55% भाग बनाएगा। कितना? 55। यानी प्लाज्मा हमारे ब्लड का कितना परसेंट भाग बनाता है? 55% भाग बनाता है। और जो फॉर्म्ड एलिमेंट होता है वो हमारे ब्लड का कितना परसेंट भाग बनाएगा? 45% भाग बनाएगा। इसका कलर इसका कैसा होगा? स्ट्रॉ कलर का। किस कलर का? स्ट्रॉ। स्ट्रॉ का मतलब भूसा, जैसे भूसा ब्राउन कलर का ना, तो प्लाज्मा किस कलर का होगा? भूसे कलर का थोड़ा। स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड है। कैसा फ्लूइड होगा? विस्कस मतलब हल्का गाढ़ा, जो ब्लड का 55% भाग बनाता है। प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर होता है और 6 से 8% प्रोटीन होगा। तो जो प्लाज्मा होगा उसमें वाटर कंटेंट कितना है? वाटर कंटेंट जो होगा वो 90 से लेकर के 92% वाटर कंटेंट होता है, और प्रोटीन जो होता है वो कितना होता है? 6 से 8%। तो वाटर कंटेंट 90 से 92 और प्रोटीन कितना? 6 से 8। किसमें? प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा में क्या होता है? वाटर हमारे पास 90 से 92 होगा और प्रोटीन होगा 6 से 8%। फिर आगे आता है फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्बुमिन इसके प्रमुख प्रोटीन होते हैं। कौन कौन? फाइब्रिनोजिन और ग्लोबुलिन एंड एल्बुमिन। आप इसको याद करो AGF। किससे? AGF। ठीक, देखो क्या होता है, यहां लिखते हैं A, फिर लिख देते हैं G ना, और फिर यहां लिख देते हैं F। यहीं तक आ रहा होगा ना? क्या हुआ? अच्छा, चालू है ना? चलो ठीक है। तो देखो क्या है, AGF मतलब क्या होगा? ये ए से होगा एल्बुमिन। क्या होगा? एल्बुमिन। कौन सा प्रोटीन मिलेगा इसमें? एल्बुमिन। जी से हमें क्या मिलेगा? ग्लोबुलिन। क्या? ग्लोबुलिन। एंड एफ से फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन, ठीक है। तो अगर पूछा जाए प्लाज्मा में कौन कौन सा प्रोटीन होता है, तो प्लाज्मा में 3 प्रोटीन है, AGF, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। अब ये करता क्या क्या चीजें हैं, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा प्रोटीन क्या करवाता है। देखो, एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करवाता है। किसमें? ऑस्मो रेगुलेशन। जो एल्बुमिन होता है वो ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। किसको मेंटेन करेगा? ऑस्मोटिक बैलेंस। ये ऑस्मोटिक बैलेंस करवाता है, मतलब आपके शरीर का जो प्रासरण क्रिया है उसे नियंत्रित करता है। प्रासरण क्रिया के का मतलब ये है कि वो डिसाइड करता है कि कब सेल से फ्लूइड बाहर आएगा, कब अंदर जाएगा। इसलिए आपके शरीर में ऑस्मो रेगुलेशन बहुत जरूरी है ना, क्योंकि हर सेल के पास क्या होता है? अपना खुद का फ्लूइड होता है और बाहर भी फ्लूइड होता है, तो वो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन रखता है। नहीं तो क्या हो जाएगा, कभी कभी अगर ऑस्मो रेगुलेशन ना करवाता तो हमारे शरीर जो ब्लड है वो सेल के अंदर चला जाएगा, सेल का कंटेंट बाहर आ जाएगा, तो दिक्कत होगा। जी से होता है डिफेंस मैकेनिज्म। जैसे जो कौन है? ग्लोबुलिन। ये आपके डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प कराएगा। किसमें? डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करवाता है। फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग में हेल्प करवाएगा। किसमें? क्लॉटिंग। कौन? ब्लड के क्लॉट को या कोगुलेशन बोलते हैं, या क्लॉटिंग क्या बोल देंगे हम लोग इसको, ठीक। तो देखो क्या है, ये जो फाइब्रिनोजन होता है ये क्लॉटिंग में हेल्प करवाता है, ठीक। तो प्लाज्मा की अगर बात करें तो ये 55% पाया जाता है ब्लड में। कलर कितना कैसा होता है इसका? स्ट्रॉ कलर होता है। वाटर कंटेंट कितना होता है? 90 से 92।
प्रोटीन इसमें कितना होता है 6 से 8%। एंड इसमें कौन कौन से प्रोटीन मिलेंगे, 3 प्रोटीन हैं। कौन, AGF। ए से क्या होगा एल्बुमिन, जी से क्या होगा ग्लोबुलिन और एफ से क्या होगा फाइब्रिनोजन। एल्बुमिन किसमें हेल्प करवाता है ऑस्मोटिक बैलेंस, ग्लोबुलिन किसमें हेल्प करवाता है डिफेंस मैकेनिज्म एंड फाइब्रिनोजन किसमें हेल्प करवाता है क्लॉटिंग। किसमें हेल्प करवाएगा क्लॉटिंग। किसका क्लॉटिंग, ब्लड का क्लॉटिंग करवाने में हेल्प करवाता है कौन फाइब्रिनोजन। ठीक, अब और देख लेते क्या है इसमें। इसमें कुछ मिनरल्स भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे मिनरल्स, और वो मिनरल कौन कौन है सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड और ग्लूकोज अमीनो एसिड लिपिड ना, ये सब भी प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं और ये बॉडी में सदैव ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। ब्लड को कोगुलेट या क्लॉट करने वाले फैक्टर प्लाज्मा में इनएक्टिव रूप में रहते हैं। वह प्लाज्मा जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर ना हो उसे क्या बोला जाता है सीरम। तो अब लिख देते हैं क्या क्या है सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड। तो कुछ आयन आपको मिलेंगे इसमें। आयन की अगर हम बात करें तो कौन कौन सा आयन्स हैं, सोडियम आपको मिलेगा, फिर क्या मिलेगा मैग्नीशियम मिलेगा, फिर कैल्शियम, कैल्शियम तो मिलेगा ही मिलेगा, बाइकार्बोनेट भी मिलता है। क्या मिलता है बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट मिलेगा ना भाई। ब्लड में CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ था किसके द्वारा हुआ था बाइकार्बोनेट के द्वारा। कितना परसेंट 70%। 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा हुआ बाइकार्बोनेट के द्वारा। एंड लास्ट में आपको क्या मिलेगा Cl माइनस क्लोराइड ना। ठीक है, तो देखो क्या है और इसमें न्यूट्रिएंट्स में क्या मिल जाएंगे ग्लूकोज मिलेगा। क्या मिल जाएगा ग्लूकोज अमीनो एसिड। ठीक, ये सारा चीज यहां मिलते हैं। क्या है हाँ लिपिड भी, अमीनो एसिड के बाद क्या दिया है इसमें लिपिड। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास ब्लड है जो कि एक तरीके का एक मीडियम है सर्कुलेशन के लिए ना, एक फ्लूइड है। और इस ब्लड में कितने कौन कौन से लोग पाए जाते हैं, एक तो प्लाज्मा मिलेगा और कौन मिलेगा फॉर्म्ड एलिमेंट। दो लोग मिलकर के वहां रहते हैं आराम से, प्लाज्मा की फैमिली और किसकी फैमिली फॉर्म्ड एलिमेंट की फैमिली। और प्लाज्मा में उसका कलर कैसा है प्लाज्मा का स्ट्रॉ कलर है यानी भूसे के रंग का। वाटर कितना मिलेगा 90 से 92%। प्रोटीन कितना मिलेगा 6 से 8%। और कौन कौन से प्रोटीन मिलेंगे इसमें 3 प्रोटीन है। कौन कौन AGF एल्बुमिन ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। क्या एल्बुमिन ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। ग्लोबुलिन एल्बुमिन किसमें हेल्प करवाता है ऑस्मोटिक बैलेंस। कैसे याद करोगे AO, कैसे AOGF ना ये। अभी देखना AO, A से एल्बुमिन, O से ऑस्मोटिक बैलेंस, G ग्लोबुलिन है तो ये क्या करवाएगा डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब आपके शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करवाएगा। फाइब्रिनोजन तो आप जानते ही हो किसमें हेल्प करवाएगा क्लॉटिंग, किसमें क्लॉटिंग। तो ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है वो हेल्प कराता है किसमें ब्लड के क्लॉट में। एल्बुमिन क्या करवाएगा ऑस्मोटिक बैलेंस, ग्लोबुलिन क्या करवाएगा डिफेंस मैकेनिज्म एंड फाइब्रिनोजन किसमें हेल्प कराएगा क्लॉटिंग। ये सब बताओ प्रोटीन है। तो आपके शरीर में प्रोटीन की बहुत ही ज्यादा क्या है जरूरत होती है। आयन कौन कौन से आयन प्लाज्मा में मिलेंगे सोडियम आयन मिलेगा, मैग्नीशियम आयन मिलेगा, कैल्शियम आयन मिलेगा, बाइकार्बोनेट आयन मिलेगा और कौन सा आयन क्लोराइड आयन। ग्लूकोज अमीनो एसिड एंड लिपिड ये भी हमारे किसमें प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो ये जो कंटेंट है ये किसका कंटेंट है प्लाज्मा का। किसका कंटेंट होता है प्लाज्मा का। अब जो अगला हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमें मिलेगा फॉर्म्ड एलिमेंट। किसके बारे में पढ़ेंगे फॉर्म। अच्छा यहाँ एक और लाइन आपको जानना बहुत ही जरूरी है और वो है क्या प्लाज्मा, वह प्लाज्मा जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर ना हो उसे बोला जाता सीरम। क्या बोला जाएगा सीरम। इंग्लिश में से लिखा जाता है
प्लाज्मा सीरम क्या होता है ना, इसे बोलेंगे विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, क्या विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर प्लाज्मा इज नोन एज सीरम। क्या है, बिना क्लॉटिंग फैक्टर के, यानी अगर उसमें से हम फाइब्रिनोजन या जो भी प्रोटीन क्या कर रहा है, ब्लड को जमा रहा है, उसको आप निकाल लो, तो जितना सब कुछ बचेगा वो सब क्या कहलाएगा, सीरम। तो देखो उसी सीरम में कौन है, ग्लोबुलिन, जो कि किसमें हेल्प करता है, डिफेंस मैकेनिज्म। आपको क्या प्रदान करता है, प्रतिरक्षा। जब कोरोना हुआ था तो उसमें एक सीरम भी चला था ना, सीरम थेरेपी भी चलती है ना, जिनको जैसे मान लो हमें कोई बैक्टीरिया हमारे अंदर आया और उस बैक्टीरिया ने हमारे अंदर कोई बीमारी पैदा नहीं कर पाया, इसका क्या मतलब, हम उसके प्रति क्या बना दिए, एंटीबॉडी। अब ना एंटीबॉडी बना दिया गया, यानी हमारे शरीर में डिफेंस मैकेनिज्म बन चुका है, और वो डिफेंस मैकेनिज्म किसमें है, प्लाज्मा में। तो अगर हमारे शरीर से वो सीरम निकाल करके किसी दूसरे को लगा दिया जाए तो उसको भी वो बीमारी नहीं होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर प्लाज्मा इज नोन एज सीरम। बिना क्लॉटिंग फैक्टर के जो प्लाज्मा होता है वो क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। यानी जो टेस्ट ट्यूब होता है उसमें ब्लड निकालो, थोड़ी देर के लिए रख दो, तो जो फॉर्म्ड एलिमेंट होगा और ये फॉर्म्ड एलिमेंट वो और फाइब्रिनोजन ये सब कहाँ चले जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। भाई आप किसमें, टेस्ट ट्यूब में निकाले ब्लड ना, जो भी आता है ब्लड निकालने वाले जो सैंपल लेने आते हैं वो छोटी सी डिबिया लेके आते हैं ना। अब वो क्या करेंगे, मान लीजिए आपका ब्लड निकालने अब निकाला गया तो उसमें फॉर्म्ड एलिमेंट भी है और उसी में कौन है, फाइब्रिनोजन भी है। वो रिएक्शन करके उस ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट को क्या कर देगा, क्लॉट करा देगा, बैठा देगा। उसका काम तो हो गया किसका, फाइब्रिनोजन का। अब जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो क्या है, सीरम। यानी जो वो टेस्ट ट्यूब वाली मतलब वो जो डिब्बिया है जिसमें ब्लड है, उसमें नीचे क्या होगा, कुछ गाढ़ा दिखेगा और ऊपर कैसा दिखेगा, हल्का थोड़ा पीले कलर का, या ऐसे ही किस कलर का, स्ट्रॉ कलर का। तो जो दिखेगा वही क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। ठीक है, वही क्या होगा, सीरम। अब अगला पढ़ने जा रहे हैं हम, तो सीरम जरूर याद रखना, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम। ठीक, फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में कह रहे हैं, इसके अंतर्गत तीन आते हैं, क्या उनका नाम आएगा, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स। क्या, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स। ठीक, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम इसे हटा रहे हैं और इसे पढ़ेंगे ना। तो देखो तो फॉर्म्ड एलिमेंट की अगर हम बात करें तो फॉर्म्ड एलिमेंट में हमें कितने लोग मिलेंगे, तीन लोग मिलेंगे ना। कौन कौन, सबसे पहले देखो क्या है, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट्स, फिर ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बो, ठीक, एरिथ्रो, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और क्या है, थ्रोम्बोसाइट ना। इसी को जो एरिथ्रोसाइट इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आरबीसी बोला जाएगा, और इसको डब्ल्यूबीसी, और इसको प्लेटलेट्स। आरबीसी को क्या बोलेंगे, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, रेड ब्लड कार्पोसेल्स। डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, और ये तो प्लेटलेट्स है ना, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। तो अब हम पढ़ लेते हैं एरिथ्रोसाइट। तो आज के लिए एरिथ्रोसाइट पढ़ेंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो। एरिथ्रोसाइट देखो क्या है, कह रहे हैं ब्लड में पाई जाने वाली सभी सेल में एरिथ्रोसाइट या रेड ब्लड सेल या उसे कार्पोसेल्स भी बोलते हैं, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, आरबीसी। ठीक है, एक हेल्दी एडल्ट मैन में
मैन के ब्लड में औसतन 5 मिलियन यानी 5.5 मिलियन आरबीसी पर एमएम क्यूब पाया जाएगा। कितना? 5.5। इसका अमाउंट कितना दिया है? 5.5 mm, 5.5 मिलियन ना पर एमएम क्यूब। तो जो आरबीसी होगा वो 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब होगा। ठीक, अब ब्लड पाई जाती है। एडल्ट ह्यूमन में आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में। ये बनेगा कहाँ? रेड बोन, आरबीएम मींस रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो ना। तो रेड बोन मैरो में ये क्या होगा? बनेगा। कई मैमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता और यह बाइकॉन्केव शेप की होती है। तो चलो, क्या इसमें न्यूक्लियस पाया जाता? नहीं। और ये किस शेप की होगी? बाइकॉन्केव, यानी इसमें न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। और इसका शेप कैसा होगा? बाइकॉन्केव, द्विअवतलाकार। कैसा? द्विअवतलाकार, दोनों तरफ से धंसा हुआ, राउंड एंड बाइकॉन्केव ना। फिर आगे देखते हैं क्या इसमें बाइकॉन्केव शेप की ये पाई जाती है। इसमें एक रेड कलर आयरन कॉन्टेनिंग पिगमेंट होता है जिसे बोलते हैं हम हीमोग्लोबिन। क्या बोला जाएगा? हीमोग्लोबिन। तो ये जिसकी वजह से इसका रंग आता है उसे हम क्या बोल रहे हैं? पिगमेंट। और उस पिगमेंट का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। किसका नाम? जिसकी वजह से उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। किसका? आरबीसी का। एक हेल्दी इंडिविजुअल के 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। एक हेल्दी ह्यूमन के 100 ml ब्लड अगर आप लोगे तो उसमें कितना? 12 से 16 ग्राम मिलेगा आपको। यानी हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट होता है, आप ब्लड टेस्ट जब सीबीसी करवाते हो तो उसमें हीमोग्लोबिन दिया होता है और वो कितना होना चाहिए? हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट होगा वो कितना? 12 से 16 ग्राम पर 100 ml, यानी 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम क्या होगा? हीमोग्लोबिन होगा। आरबीसी की एवरेज लाइफ स्पैन 120 दिन होता है। कितना होगा? जो इसका एवरेज लाइफ स्पैन होता है वो कितना? 120 दिन, यानी ये 120 दिन तक जिंदा रहेगी। और स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है, जहां पर आरबीसी जाकर के नष्ट हो जाती है। इसका लाइफ स्पैन, क्या लाइफ स्पैन जो होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं जीवन अवधि, वो कितना होता है? 120 डे ना। 120 दिन का मतलब कितना मंथ? 4 मंथ ना। 4 तियां 112, 112, 120, 12। सुनो, तो लाइफ स्पैन हमारे पास कितना हो गया? 120 डे का। और ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, क्या ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, जो ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी होता है वो कितना होता है? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी कितना कह रहे हैं? यानी आरबीसी का जो कब्रगाह है, जहां जाकर के वो मरेगा, दफनाया जाएगा, उसे हम लोग बोलते क्या है? स्प्लीन। क्या बोला जाता है? स्प्लीन बोला जाता है। ठीक है। तो आप इरिथ्रोसाइट के बारे में क्या क्या चीजें याद करोगे? सबसे पहले जो फॉर्म्ड एलिमेंट होता है वो 3 होगा, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। इरिथ्रोसाइट को आरबीसी बोल सकते हैं, ल्यूकोसाइट को डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट को प्लेटलेट्स। जो रेड ब्लड कार्पोसेल्स होता है वो पर एमएम क्यूब, यानी 1 mm क्यूब में 5.5 मिलियन सेल पाए जाएंगे। रेड बोन बैरो में बनेगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, बाइकॉन्केव शेप का होगा, पिगमेंट इसका हीमोग्लोबिन होगा। 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। लाइफ स्पैन इसका कितना होगा? 120 दिन का। कितना? 120 दिन का इसका लाइफ स्पैन होगा। और ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी कितनी क्या होगी? ये स्प्लीन होता है। तो ये सारी चीजें किसके बारे में था? इरिथ्रोसाइट के बारे में। ऐसे ही हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? ल्यूकोसाइट के बारे में और थ्रोम्बोसाइट के बारे में। अगर आपको ये पूरा वीडियो इस चैप्टर के सारे लेक्चर चाहिए तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और इसको सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करिए। ठीक है। आपको बहुत ही इजीली वैसे हम पढ़ाएंगे, आराम से पढ़ाएंगे, आपको याद करने का भी तरीका सिखाएंगे, कैसे आपको याद करना है। इसलिए आप हमसे जरूर जुड़िए। धन्यवाद आप लोग का।